हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 47 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो जहान को कॉल करता है और उसे चिढ़ाता है, जिसकी वजह से गुस्सा होकर जहान कॉल कट कर देता है। लेकिन तुरंत ही ईबो का फ़ोन बजने लगता है। जहान ने अब उसे वीडियो कॉल किया था। ईबो ने राहत की सांस ली और कॉल पिक किया। मुझे दिखाओ तुम कहाँ पर हो, जहान ने कॉल उठाते ही कहा। जब जहान ने देखा कि ईबो बाथरूम में है, तब उसने कहा, ईबो तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? हंसते हुए ईबो ने कहा, तुम कहाँ पर हो? तो जहान ने कहा, जोई के घर के सामने। वो बहुत खुश है कि मैं यहाँ पर हूँ। शायद बाद में मैं उसे मिलने जाऊँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। यान भी खुश होगा तुम्हें देखकर, ईबो ने कहा। अब जहान बताने लगा जोई और यान ने दिन भर क्या क्या किया। ईबो जहान को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए जहान की आवाज़ सुनते सुनते उसने आंखें बंद कर ली। वो अपने में ही खोया हुआ था। जहान की आवाज़ से ही ईबो को हॉर्नी फील होने लगा था। हाँ, उसके एफर्ट्स जहान जितने नहीं थे, फिर भी वो अपने लिप्स को बाइट करते हुए जहान की नकल करने की कोशिश कर रहा था। जहान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो बोलते बोलते रुक गया। जब ईबो ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, तो जहान ने स्मार्ट करते हुए कहा, क्या हुआ? रुक क्यों गए? जो शुरू किया है उसे ख़त्म तो करो। मुझे तुम्हारी प्यारी आवाज़ तो सुनने दो। ईबो को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, इसलिए ब्लश करते हुए वो फ़ोन की तरफ बढ़ा। वो कॉल कट करना चाहता था, लेकिन जहान ने उसे मना कर दिया। जहान ने कहा, ईबो मेरे काफ़ी सारे पार्टनर्स रह चुके हैं, लेकिन ये मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। ईबो ने कहा, क्या? तो जहान ने कहा, टेलीफोन सेक्स, या फिर इस केस में वीडियो कॉल। ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, ये कैसे होता है? मुझे भी करना है। ईबो थोड़ा सा पर्वर्ट साउंड कर रहा था, लेकिन वो सच में जहान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो भी चाहता था जहान की लाइफ का वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट बने। वो भी किसी चीज़ में जहान का फर्स्ट बनना चाहता था। अब जहान ने ईबो को बाथटब से बाहर आने के लिए कहा। ईबो ने भी वही सब कुछ किया जो कुछ भी जहान उससे करने को कह रहा था। एक दूसरे से कोसों दूर, एक रॉयल पैलेस के बाथरूम में और दूसरा ड्यूटी पर कार में, एक दूसरे से गंदी बातें और हरकतें कर रहे थे। ईबो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था। वो बस इन लम्हों को जीना चाहता था, बिना किसी की परवाह किए। जहान ने कहा, ईबो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो ईबो ने उसी सख्ती से कहा, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मैं टॉप करूँगा। जहान ने चकल करते हुए कहा, तुम टॉप करना चाहते हो? ठीक है, जब हम मिलेंगे तो मैं पक्का तुम्हें चांस दे दूँगा। ईबो शॉक हो गया। उसे लगा नहीं था जहान इतनी आसानी से मान जाएगा। अगले ही पल उसके गाल और कान बुरी तरह से लाल हो गए। वो शर्माते हुए बोला, जहान का मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जहान मुस्कुराते हुए बोला, ईबो तुम अगर ऐसे बोलते रहोगे तो मेरे लिए तुम्हारा इंतज़ार करना और भी मुश्किल होता रहेगा, और जितना मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा उतनी ही ज़्यादा बड़ी सज़ा दूँगा। अब तुम्हें आराम करना चाहिए, वरना जितना मैं तुम्हें देखूँगा उतना ही तड़पूँगा, और जितना मैं तड़पूँगा उतना ही मैं तुम्हें तड़पाऊँगा। पर्वर्ट, ईबो बोला। मैं इंतज़ार करूँगा कि तुम कितना तड़पाते हो मुझे। हंसते हुए ईबो ने कॉल कट कर दिया। शॉवर लेकर वो बेड पर आ गया। जब से जहान का कॉल कट हुआ था, ईबो के दिल में उदासी भर गई थी, क्योंकि आज भी जहान ने उसे आई लव यू टू नहीं कहा था। इधर जियांग अभी भी टिफ़ के कैफ़े में उसका इंतज़ार कर रहा था। करीब करीब 30 मिनट बाद टिफ़ वापस लौटी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो अभी भी भूचाल से होकर गुजरी हो। बिना कुछ कहे वो ऊपर अपने फ्लोर पर गई। कुछ देर बाद तैयार होकर वापस से नीचे आ गई। जियांग ने उसके कैफ़े का ध्यान रखा था, इसलिए ट्रीट के तौर पर उसने जियांग को फ्री में ब्रेकफास्ट दिया। साथ में एक सलाह भी दी कि हाओशॉन को जेलस करने के लिए उसे टिफ़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। ऑफिस पहुंचकर जियांग मैमा को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैमा ने उसे देखा वो खुद ही वहां से भाग गई। अब जियांग ने एम्बेसडर के केस पर पूरा फोकस किया, उनकी पूरी हिस्ट्री निकाली। तब उसे पता चला एम्बेसडर का 17 साल का बेटा किडनैप हो चुका था। उसके साथ ही उसका एक दोस्त भी गायब हो गया था। उसका नाम तो वहाँ पर मेंशन नहीं था, और क्योंकि उनका बाद में कभी भी पता नहीं चला था,
कुछ दिनों पहले ही उनका बेटा मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। अब जियांग को शक होने लगा, कहीं एम्बेसडर के बेटे का दोस्त तो उसका किडनैपर नहीं है। हो सकता है अपने बेस्ट फ्रेंड से पीछा छुड़ाने के बाद उसे इस बात की आदत लग गई हो, इसलिए महीने में 2 बार वो चोरियां करता रहता हो। अगर मैं उसे पकड़ लूँ तो ये गुत्थी सुलझ सकती है, लेकिन क्या वो जिंदा भी होंगे? जियांग सोचने लगा। जब वो हाफ मून द्वीप से मिला था, उसने पाया जैसे ही उसने एम्बेसडर का जिक्र किया, हाफ मून द्वीप नर्वस हो गया। हो ना हो एम्बेसडर से इस बात की लिंक ज़रूर है, और उसने मुझे लॉकर भी कहाँ छोड़ दिया, हाओ शान के घर के सामने। इससे पहले कि मैं उसे पकड़ पाऊँ, हाओ शान ने मुझे पकड़ लिया और फिर मुझे किस करने लगा। उसके किसेस। यांग, जब भी हम मिलते हैं उसके किसेस में मैं खो जाता हूँ। पता नहीं उसमें कौन सा जादू है। जियांग! जियांग ने चौंक कर ऊपर देखा। उसका एक कलीग उसको कंधे से पकड़कर हिला रहा था। अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या तुम मुझे कल के हफ्ते हुई चोरी की फाइल दे दोगे? उस कलीग ने कहा। जियांग ने कहा, हाँ हाँ, वो वहीं पर रखी है, रुको रुको मैं तुम्हें देता हूँ। थैंक्स जियांग। वैसे तुम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी खोए खोए से रहते हो, सब कुछ ठीक है ना? कलीग ने पूछा तो जियांग ने सब कुछ ठीक है कहकर बात टाल दी। तब उस कलीग ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते हाफ मून है। जियांग ने थैंक्स कहकर उसे वहाँ से भेज दिया। वो सोचने लगा, मुझे सच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अब जियांग अपना जैकेट लेकर अपने दोस्त को अपनी ड्यूटी संभालने के लिए कहकर वहाँ से चला गया। टैक्सी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए बस से ट्रैवल करके वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचा। उसके 2 बार डोरबेल बजाने पर सामने वाले पर्सन ने दरवाज़ा खोला, जो और कोई नहीं हाओ शान था। जियांग को देखकर उसने मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने का इशारा किया। हिचकिचाते हुए जियांग ने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। वो लिविंग रूम में पहुंच गया। हाओ शान ने कहा, तुम बैठ सकते हो माय लव। मुझे इस नाम से पुकारना बंद करो, जियांग ने सख्ती से कहा। मैं यहाँ पर तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। सिर्फ बात? हाओ शान मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है, बैठकर भी बातें कर सकते हैं। जियांग मुँह उठाकर हाओ शान से बात करने के लिए तो आया, लेकिन क्या बात करनी है ये तो उसने सोचा ही नहीं था। वो नर्वस होते हुए सोचने लगा, क्या उसने हीटर ऑन कर दिया है? अचानक से गर्मी क्यों बढ़ गई है? अपने ख्यालों से इरिटेट होता हुआ जियांग बोला, देखो हाओ शान। हाँ, मैं बस तुम्हें ही देखता रहता हूँ, हाओ शान ने कहा। जियांग चिल्लाते हुए बोला, मेरी बातों को वो मतलब नहीं था, और हाँ, बीच में बोलना बंद करो। गुस्सा मत करो ना, तुम्हें भी पता है मैं तुम पर लट्टू हूँ, हाओ शान बोला तो जियांग शर्मा गया, लेकिन तुरंत दांत पीसने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया हाओ शान जानबूझकर उसे उलझाने की कोशिश कर रहा है। तभी हाओ शान ने अपने शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिया, वो भी सीधा जियांग की आंखों में देखते हुए। उसने अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंक दी। जियांग उसे घूरे जा रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो? जियांग नर्वस होते हुए बोला, पर उसकी आंखें हाओ शान की बॉडी से हटने का नाम नहीं ले रही थी। जब भी तुम मुझे ऐसे देखते हो मुझे बहुत हॉट फील होता है ऑफिसर, तुम मुझे पागल कर देते हो। कहते हुए हाओ शान अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसके हाथ अपने पैंट की तरफ गए। जियांग दौड़कर हाओ शान के पास पहुंचा, उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तब तक हाओ शान ने अपने पैंट के बटन खोल दिए थे। जियांग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील कर रहा था। हाओ शान उसकी आंखों में देख रहा था। वो यहाँ पर हाओ शान को समझाने आया था कि हाओ शान उसे परेशान करना बंद करे, लेकिन पिछले 10 मिनट से वो सिर्फ हाओ शान को ही देखे जा रहा था, कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। जियांग फिर से एक बार होश में आते हुए बोला, कॉन्सेंट्रेट जियांग, तुम्हें बात करनी है। फिर जैसे तैसे करके हाओ शान के हॉट, फर्म और हाफ न्यूड बॉडी को इग्नोर करते हुए जियांग बोला, हाओ शान, हमें बात करने की ज़रूरत है। हाओ शान ने कहा, ये तो तुम पहले ही कह चुके हो, तुम श्योर हो कि तुम यहाँ पर सिर्फ बात करने आए हो? जियांग फिर से एक बार नर्वस हो गया, तो हाओ शान ने जियांग का हाथ अपने चेस्ट पर रखते हुए कहा, देखो जियांग, मेरा दिल कितनी तेज़ी से धड़क रहा है। जियांग फिर से एक बार हाओ शान की बातों में आ गया। उसने उसे काउच पर धक्का दे दिया और तुरंत उसके ऊपर आते हुए उसे किस करने लगा। हाओ शान शॉक हो गया,
लेकिन कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही तुरंत उसने भी जियांग को किस करना शुरू किया। उसके दिमाग ने कब का उसे तलाक दे दिया था। अब वो बस वही कर रहा था जो उसकी बॉडी चाहती थी और उसकी बॉडी बस हाओ शुआन को चाहती थी। जियांग ने पाया उसका खुद का दिल भी हाओ शुआन की जितनी ही तेज़ी से धड़क रहा है। जो थोड़ी बहुत सूझबूझ उसमें बची थी उसने उसमें बस इतना ही समझा। वो दोनों नेकड होकर बेडरूम की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर जहाँ पर हाओ शुआन ने 2 दिन पहले जियांग को बांध कर रखा था। जियांग को बेड पर फेंकते हुए हाओ शुआन बोला, जियांग, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है मुझसे भाग जाने का, वरना मैं तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। जब बस ड्राइवर ने जियांग की तरफ गंदी नज़रों से देखा, जियांग के दिमाग ने फिर से एक बार काम करना शुरू कर दिया। करीब आधी रात को जियांग अपने घर की तरफ लौट रहा था। हाओ शुआन बहुत गहरी नींद में था। बड़ी मुश्किल से जियांग उसकी पकड़ से छूट पाया। उसने अपने कपड़े ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे वो नहीं मिले, इसलिए मजबूरन उसे हाओ शुआन के कपड़े पहनकर निकलना पड़ा। पसीने से भीगा हुआ लंगड़ा कर चलता हुआ जियांग बस स्टॉप पर कब आया, कब बस में चढ़ा, उसे खुद याद नहीं था। जब बस ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा, उसे वो नज़रें चुभने लगी। जब हाओ शुआन इस तरह से उसकी तरफ देखता है, तब उसे काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। फिर से एक बार हाओ शुआन को कोसता हुआ जियांग बड़ी मुश्किल से टिफ़ के कैफ़े तक पहुंच गया। टिफ़ ने तुरंत उसे ऊपर के कमरे में जाने के लिए कहा। जब वो नहाकर बाहर आया, उसने देखा टिफ़ उसके कपड़े तैयार कर रही है। उसकी आहट से टिफ़ ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और शॉक हो गई। उसकी तरफ बाथरूम फेंकते हुए बोली, तुम नंगे क्यों घूम रहे हो? जियांग ने कहा, क्या तुम पहली बार मुझे देख रही हो? टिफ़ ने कहा, पहले की बात अलग थी, अब तुम्हारा एक लवर है। जियांग ने फिर से एक बार उसे मना कर दिया। तो टिफ़ ने कहा, क्या तुम म्याम्या को पसंद करते हो? तो जियांग ने कहा, नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। तब टिफ़ उसे समझाने लगी, अगर तुम्हें दोबारा मौका मिले, तुम म्याम्या के साथ जाना चाहोगे या फिर हाओ शुआन के साथ? अब जियांग सोचने लगा। कुछ लड़कियाँ उसकी ज़िंदगी में आई थी, यहाँ तक कि उसने टिफ़ के साथ भी टाइम बिताया है, लेकिन वो बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाता है। पर हाओ शुआन के साथ ऐसा नहीं है। हाओ शुआन को पाने के लिए उसकी बॉडी बहुत तड़पती है। उसने अभी कुछ घंटे पहले जो कुछ भी किया था, वो उसने खुद से किया था, ना कि हाओ शुआन ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी वो हाओ शुआन को अपना लवर मानने के लिए तैयार नहीं था। ये सब उसने टिफ़ के सामने कन्फेस किया, क्योंकि टिफ़ को यकीन नहीं हो रहा था हाओ शुआन ने जियांग को इतनी आसानी से छोड़ दिया। उसे जब पता चला कि जियांग वहाँ से इस बार भी भाग आया है, तो वो उस पर हंसने लगी। जियांग उसे खाने के लिए थैंक्स कहकर पैर पटकते हुए वहाँ से अपने रूम के लिए निकला। 25 अप्रैल शनिवार की सुबह जियांग को हाओ शुआन का मैसेज आया, माय लव, मैंने तुम्हारे कपड़े छुपा दिए थे, फिर भी तुम भाग गए। जियांग के शरीर पर रोमांच आ गए। इस बार वो इरिटेट नहीं फील कर रहा था। उसे लग रहा था वो चाहे जितनी भी कोशिश करे, लेकिन हाओ शुआन के प्यार में पड़ने से अब वो खुद को नहीं रोक सकता। वो तैयार होकर टिफ़ के कैफ़े में ब्रेकफास्ट के लिए गया। वहाँ पर उसे वही कल वाला बस ड्राइवर मिल गया। वो काफ़ी हैंडसम था। उसने जियांग के साथ फ्लर्ट करना शुरू किया, लेकिन जियांग एनॉयड हो गया। इस बार टिफ़ उसकी मदद के लिए आई और उसने उस ड्राइवर का ध्यान भटका दिया। इसी बीच जियांग अपने ब्रेकफास्ट के लिए पे करके वहाँ से चला गया। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, म्याम्या की मदर पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी। जियांग को देखते ही उसके चेहरे पर एक बहुत ब्राइट स्माइल आ गई। लेकिन इससे पहले कि उन्हें जियांग से बात करने का मौका मिले, जियांग एम्बेसडर की फाइल लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। जब वो पुलिस कार में एम्बेसडर के घर की तरफ जा रहा था, उसकी आंखें घूम घूम कर अपने फ़ोन पर थम रही थी, जो बिल्कुल मर चुका था, क्योंकि कोई ख़ास बंदा उसमें फ़ोन या मैसेजेस के ज़रिए जान ही नहीं डाल रहा था। अब जियांग के दिमाग में बहुत सारे डरावने ख्याल आने लगे। क्या वो गुस्सा हो गया कि मैं उसे ऐसे ही छोड़कर चला आया? क्या वो मुझे इग्नोर करने लगेगा? कहीं उसका इंटरेस्ट तो ख़त्म नहीं होगा मुझ में से? ये सब सवाल उसका तब तक पीछा करते रहे जब तक उसकी कार शाओ विला के लॉन में नहीं पहुंची। ये विला 2 लोगों के लिए काफ़ी बड़ा था, पर ऐसी चीज़ों पर पैसे बर्बाद करना, अपनी शान शौकत दिखाना, यही तो अमीर होने की निशानी है। माना कि मिस्टर शाओ अपने एम्बेसडर पद से काफ़ी पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके थे,
लेकिन वो अभी भी पॉलिटिक्स में थे। वो अभी भी मिनिस्टर ऑफ जस्टिस थे और उनकी वाइफ एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल थी। जियांग ने उनसे पहले अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, इसलिए वो अभी भी श्योर नहीं था कि शाओ कपल उससे मिलेगा या नहीं। उसने डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद बटलर ने दरवाज़ा खोला। अपॉइंटमेंट के बिना वो उसे अंदर नहीं छोड़ रहा था। तब उसने बताया कि वो ऑफिसर है और हाफ मून थीफ के केस पर काम कर रहा है। हाफ मून थीफ के पहले विक्टिम मिस्टर एंड मिसेस शाओ थे, इसलिए उसे उनसे बात करनी है। अब बटलर उसे अंदर ले गया, उसे बिठाया और चाय कॉफ़ी के लिए पूछा। जियांग ने कॉफ़ी के लिए हामी भरी और वो घर का नज़ारा देखने लगा। घर में काफ़ी सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। लगता है मिस्टर एंड मिसेस शाओ को आर्ट्स का काफ़ी शौक है। ऑफिसर सॉन्ग। तभी उसे पीछे से आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा। शाओ कपल उसके सामने खड़ा था। उसने अपने आने का कारण बताया। मिस्टर शाओ ने कहा, 10 साल हो चुके हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कोई भी हाफ मून थीफ को अभी तक पकड़ नहीं पाया है। और हमारे यहाँ जो चोरी हुई थी उससे रिलेटेड सब कुछ पहले ही हम ऑफिसर को बता चुके हैं। जियांग ने कहा, आप उसके फर्स्ट विक्टिम थे और किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। हाफ मून थीफ के पास भी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी आपको चुनने की। क्या आपको ऐसा कोई याद है जो आपको इसे लेकर नुकसान पहुंचाना चाहता हो? मिस्टर शाह बोलने लगे। ऑफिसर सॉन्ग, हम पॉलिटिशियंस हैं, हमारे काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, उतने ही हमारे विरोधक भी हैं। अगर कोई हमारा नुकसान ही चाहेगा तब भी वो चोरी के बारे में क्यों सोचेगा? वैसे भी उसने सिर्फ एक झूमर चुराया है और कुछ नहीं, जबकि यहाँ पर काफ़ी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। जियांग हामी सिर हिलाता हुआ बोला, क्या आप मुझे वो सारा वाकया फिर से बताएंगे? आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वांग शान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।